हेलो फ्रेंड्स। ऑपरेशन स्विच के अंदर आज हम क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ेंगे। तो अ, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर ये है क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये सेकंड यूनिट के अंदर दे रखा है। यहाँ पे देख सकते हो आप इजली ना। और जो आपकी बीकानेर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ये दे रखा है अ, ये बीकानेर यूनिवर्सिटी में आपके थर्ड यूनिट में ही आएगा। ये कॉन्वेक्स फंक्शन और सेटल पॉइंट है ना, उसके साथ ही है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं आज। तो देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म वैसे तो लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है, लेकिन इसको ऑपरेशन रिसर्च के अंदर दे रखा है। तो देखो, इसकी डेफिनेशन होती है एक क्वाड्रेटिक फॉर्म एक फंक्शन नहीं होता। एक क्वाड्रेटिक फॉर्म इन एन वेरिएबल, ये एन वेरिएबल का कोई समुच्चय जो भी है, इज ए न्यूमेरिकल फंक्शन ऑफ दिस वेरिएबल। इन वेरिएबल का न्यूमेरिकल फंक्शन होता है कौन? क्वाड्रेटिक फॉर्म। विच कैन बी रिटन एज, जो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। क्यू एक्स से इसको डिनोट करते हैं। क्यू एक्स का मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, और वेरिएबल एक्स जो है ये हमारा इन वेरिएबल का एक वो बोलते हैं ना, टपल। वैसे x1 x2 से लेके xn ये वेरिएबल। ठीक है, तो क्यू एक्स कैसे डिफाइन होगा? एक्स आई और एक्स जे, इनका मल्टीप्लीकेशन, इन्हीं में से सबका मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लाई में कुछ न कुछ नंबर आएगा, जहाँ पे जे वेरी कर रहा है 1 से n, और आई भी 1 से n वेरी कर रहा है, क्योंकि हमारा ये एक्स आइज कितने हैं, 1 से लेके n तक है। समझ रहे हो? तो ये इसका जनरल एक क्या होता है, एक फंक्शन ही होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसके एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल जैसे मैं ले रहा हूँ एक क्यू एक्स, जहाँ पे जो x है वो मैं R2 में से ले रहा हूँ, यानी कि x बराबर x1 x2 ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? चार, मतलब हो सकते हैं कि x1 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 x2 x2 x1 और x2 x2। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ, मान लो सिंपल जैसे a11 x1 x1, या फिर x1 का स्क्वायर बोल सकते हो, प्लस a12 x1 x2 a21 x2 x1 a22 x2 x2। ये मैंने एक फंक्शन ले लिया। ठीक है ना, तो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म ले ली मैंने इसकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या, इन वेरिएबल की, यानी कि x11 x12 x21 और x22 ये कांस्टेंट है, और इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये चेंज होगी तो हमारा नया फंक्शन आ जाएगा, नया क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगा। ये और कुछ चेंज होगा तो नया फॉर्म आ जाएगा, नई क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि इसको हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म है जो हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, न्यूमेरिकल फंक्शन, इसको हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, जहां पे एक्स हमारा क्या है, इनका कॉम्बिनेशन या फिर इनका एंटपल। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें पर्टिकुलर वैल्यूज रखूंगा मैं ए आईज की, और एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करते हैं हम मैट्रिक्स के फॉर्म में। लिख के मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं ले रहा हूँ x1 का स्क्वायर, यहाँ पे a11 की वैल्यू 2 रख दी मैंने, क्योंकि x1 यानी x1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे मैंने रख दिया सिंपल 1 रख दी इसकी वैल्यू। ठीक है, x1 x2 की वैल्यू क्या रख दी, 1, और x2 x1 के मल्टीप्लाई में भी मैंने क्या रख दिया, 2 रख दिया। चलो x2 x1, और यहाँ पे मैंने रख दिया 3 x2 का स्क्वायर। वैसे तो देखो x1 x2 x2 x1 है वो इक्वल ही होते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक मल्टीप्लिकेशन है, और ये x1 xn ये सारे Rn में से आते हैं।
ठीक है। ये अगर Rn में से इनका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट यानी कि कम्यूटेटिव तो होता ही है, तो ये सेम क्वांटिटी होती है, लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखना होगा तो इनको अलग अलग फॉर्म में लिखोगे ना, अलग अलग सेपरेट करके लिखोगे ना, तो ईजी रहता है। तो चलो मैं इसके मैट्रिक्स है ना 2-3 बना सकते हैं इसकी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अभी बताता हूँ मैं कैसे। जैसे मैं इसकी मैट्रिक्स ली, ये x11 का आ गया कंपोनेंट यानी 2, और ये आ गया 1 2 का कंपोनेंट क्या है यानी 1 2 यहाँ पे होता है ना। कोई भी मैट्रिक्स लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, ये कौन सी पोजीशन है 1 1 वाली, ये क्या है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 वाली, ये क्या होती है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, और ये क्या है A 2 2। और हमारी अगर मैट्रिक्स ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है इसके साथ कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे 1 1 की वैल्यू तो क्या है 2 है, 1 2 की वैल्यू क्या है 1 है, इसके मल्टीपल में देख लिया करो, 2 1 के मल्टीपल में क्या है 2 है, और यहाँ पे 2 2 में क्या है 3 है। तो ये हमारी इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए क्या बन गई, मैट्रिक्स आ गई। तो हम क्यू एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसका प्रोडक्ट सॉरी x1 x2, ये क्या था x1 x2 का ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। और फिर 2 1 2 3 और फिर यहाँ पे x1 x2। तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्म जो यहाँ पे लिखी हुई है इसको हम इस मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो। अगर आपको यकीन नहीं होता या फिर आपको वेरीफाई करनी है तो आपको इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाना, ये आ गया एक्स 2x1 2x1 और 2x2, ठीक है। फिर हम इसको इससे करवाएंगे तो x1 प्लस 3x2 x1 x2। तो अब इसको पहले ऊपर वाले से करवाएंगे x1 से, तो ये क्या आ गया 2x1 x1 और फिर 2x2 x1। फिर इसको नीचे वाले से करवाएंगे तो प्लस ये क्या है x1 और सॉरी हाँ इसको इसे नीचे वाले से करवाएंगे x2 से x1 x2 प्लस 3x2 x2। तो इसको अपने कंपेयर करना, हमारी जो फॉर्म थी 2x1 का स्क्वायर, तो ये रहा 2x1 का स्क्वायर, x1 x2 x1 x2 2x2 x1 2x2 x1 और 3x2 स्क्वायर 3x2 स्क्वायर हो गया ना, मिल गया ना। तो हम कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म का वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे ये मैट्रिक्स हम ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। चलो इतना समझ में आ गया। एक बात ध्यान रखना, कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। कैसे, हम इसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, ये देखो इनको ऐड करना होता है, कुछ नहीं करना आपको, और फिर उसको आप हाफ हाफ में डिवाइड कर दोगे और उससे जब बनने वाली जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होगी। अब देखो जो हमने अभी निकाली है ये मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ बना जाएगा, यहाँ टू आ जाएगा, वो इक्वल नहीं होगा इस मैट्रिक्स के। तो यहाँ पे तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है। अभी इसी इसी क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालूंगा, जो करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स होती है ना, यानी कि क्यू एक्स को हम क्या लिखते हैं, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स लिखते हैं। तो जहाँ पे जो ए है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अब ये निकाले, ये तो सिमेट्रिक नहीं थी, अभी सिमेट्रिक फाइंड करते हैं। कैसे, हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म को दोबारा लिखो, क्यू एक्स इज इक्वल टू 2x1 स्क्वायर और प्लस इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये दोनों इक्वल चीज है ना, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा ना, 3x1 x2 3x1 x2 और प्लस 3x2 स्क्वायर। अब मैं इसको हाफ हाफ करके लिखूंगा, ठीक है, इनको हाफ हाफ करके लिखूंगा। तो 2x1 स्क्वायर और प्लस सॉरी इसका आधा कितना 3/2 यानी कि 3/2 x1 x2 और 3/2 x2 x1 लिख सकते हैं ना, x1 x2 की वैल्यू तो एक होती है, मल्टीप्लिकेशन है कोई दिक्कत नहीं है, और 3x2 स्क्वायर। अब इससे जो मैट्रिक्स बनेगी वो देखिए 1 1 2
1 2 3/2, 2 1 3/2 और 2 2 3। ये देखो इस क्वाड्रेटिक फॉर्म, सेम क्वाड्रेटिक फॉर्म के रिस्पेक्ट में हमारी मैट्रिक्स आ गई ये वाली, समझ रहे हो ना। और जो क्या है सिमेट्रिक है, इसका ट्रांसपोज लोगे तो यही आ जाएगी, समझ रहे हो ना। और आप करके देख लेना, अभी वेरीफाई करके देख लेना कि ये आ रहा है नहीं आ रहा। क्यू एक्स जो है एक्स ट्रांसपोज ए एक्स के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, वो आप करके देख सकते हो अभी, समझ रहे हो ना। तो आप फाइंड कर लोगे, आपको क्या देगा एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं कि आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म देगा ऐसी, और उसकी मैट्रिक्स फाइंड करनी होगी आपको, और फिर इसके बाद एक और रिजल्ट आता है कि हमें बताना है कि ये पॉजिटिव डेफिनेट है, सेमी पॉजिटिव डेफिनेट है, अ, या फिर नेगेटिव डेफिनेट है, या फिर सेमी नेगेटिव डेफिनेट है, या फिर इनडेफिनेट है। ये 5 केसेस बनते हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है क्यू एक्स, इसको पॉजिटिव डेफिनेट कब बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पॉजिटिव डेफिनेट, तो पॉजिटिव डेफिनेट तब बोलते हैं इसको जब ये जो आगे क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव वैल्यू दे। यानी कि अगर यहाँ पे सिर्फ ये होता 2x1 का स्क्वायर और प्लस 3x2 स्क्वायर, ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म होती, यानी कि इनके मल्टीपल जो है वो 0 होते, तो उस केस में हमारी ये जो फॉर्म है, हमारी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये पॉजिटिव रहती है ना। हर किसी x के लिए क्या हो जाती, पॉजिटिव हो जाती। सिर्फ x1 और x2 जीरो हो, उसको छोड़ के बाकी ये पॉजिटिव नंबर रहता, समझ रहे हो ना। तो ये क्या कहलाती, पॉजिटिव डेफिनेट कहलाती। तो इसको हम लिखेंगे इफ इफ qx is strictly greater than 0 for all x belong to Rn except 0 0, यानी कि सिर्फ और 0 0 पे, यानी कि x बराबर 0 हो तब ये 0 होनी चाहिए, अदरवाइज ये पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो इसको लिख सकते हो एक्सेप्ट x बराबर 0। समझ गए बात को, यानी कि 0 0 पे तो ये 0 ही हो जाएगा ना, ग्रेटर देन 0 नहीं रहेगा। देखो 0 0 पुट करते ये 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 0 नहीं रहा ना। तो इसलिए ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना, 0 को छोड़ के बाकी हर एक x के लिए स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए, तब हम बोलते हैं हमारी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो पॉजिटिव डेफिनेट है। तो ये आपको याद हो गया। चलो ठीक है, अभी सेमी डेफिनेट की बात करते हैं। सेमी पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेशन, डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, यानी कि जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए फॉर ऑल x के लिए एक्सेप्ट सम x, यानी कि कुछ x के लिए 0 हो जाए, बाकी सब के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे तो हमने 0 0 को छोड़ा था, अब मान लो कुछ और पॉइंट है, कुछ और सम पॉइंट है जिनके ऊपर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, लेस देन नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना 0 आ सकती है। तो इफ qx is greater than 0 for all x belong to R except, या फिर for some except for some x in Rn such that qx is equal to 0, यानी कि कुछ ऐसे x जिनके ऊपर qx की वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है। तो या फिर इनको ऐसे बोल सकते हैं, इसकी लिखने का तरीका दूसरा हो सकता है कि if qx is strictly greater than 0 for all x and qx is equal to 0 for some
नॉन जीरो एक्स, ठीक है, बिलोंग टू आर एन। कुछ ऐसे नॉन जीरो एक्स हो सकते हैं जिनके ऊपर इस क्यू एक्स की वैल्यू जीरो आ जाए, और बाकी जो बच गए एक्स उनके वैल्यू उनके ऊपर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो आनी चाहिए। या फिर या नॉन जीरो ले सकते हो, या फिर क्योंकि इसके अंदर जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा तो ये नॉन जीरो हटा भी सकते हो, तो चलेगा। मतलब नॉन जीरो आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और जीरो जीरो पे तो जीरो आना ही है। चलो ये हो गया, यानी कि पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, यानी कि फॉर ऑल एक्स के लिए जीरो आ जाए, बट कुछ मान लो पांच चार ऐसे एक्स आगे उनके लिए क्या आ रहा है, पांच चार, या मतलब आ सकता है, ज्यादा भी आ सकते हैं, उनके लिए क्या आ जाए, जीरो आ जाए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाऊं, जैसे क्यू एक्स हमने ली एक्स वन प्लस एक्स टू का स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म ली मैंने, क्या, क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू का स्क्वायर। तो अब देखो ये कोई नंबर का स्क्वायर है, और स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा फॉर सम वैल्यूज ऑफ x1 x2, यानी कि जहां पे x1 और x2 नेगेटिव टाइम इक्वल है, यानी कि इफ x1 इज इक्वल टू माइनस x2, इन नंबर्स को छोड़ के बाकी ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन रह रहा है, और इस नंबर पे ये क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, यानी कि कुछ नंबर ही छोड़े जहां पे ये जीरो हो रहा है, यानी कि नेगेटिव तो नहीं हो रहा ना, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव रहे या जीरो जाए, तो उस केस में हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। तो ये एग्जांपल क्या है, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट का है, समझ रहे हो। चलो अब बात करते हैं नेगेटिव डेफिनेट की। नेगेटिव डेफिनेट, if if qx is strictly less than for all x belong to Rn except x is equal to जीरो को छोड़ के ये नेगेटिव होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हमारी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो क्या है, नेगेटिव डेफिनेट है। नेगेटिव सेमी डेफिनेट देखते हैं, सेमी डेफिनेट। तो यदि if qx is less than 0 and qx is equal to 0 for some x belong to Rn, यानी कि जीरो हो सकती है और लेस देन रहेगी, पॉजिटिव नहीं आनी चाहिए किसी भी x के लिए, तब हम बोलते हैं नेगेटिव सेमी डेफिनेट। हाँ जीरो हो सकती है कुछ x के लिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो इसको सेमी नेगेटिव बोलते हैं। और अभी आते इनडेफिनेट, इनडेफिनेट कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो इनडेफिनेट कब कहलाती है, यदि कुछ x के लिए तो वो पॉजिटिव वैल्यू दे रही है और कुछ वैल्यूज के लिए वो नेगेटिव वैल्यू दे रही है, उस केस में हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेफिनेट है, नेगेटिव डेफिनेट है। इफ फॉर सम x क्यू एक्स इज इक्वल इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, एंड फॉर सम x बिलोंग टू Rn क्यू एक्स इज लेस देन जीरो, तब हम बोलते हैं हमारी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो नेगेटिव डेफिनेट है। चलो ये सारे केसेस समझ में आ गए। अब इनको हम मैट्रिक्स से भी बता सकते हैं कि हमारी कौन सी क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट है, नेगेटिव डेफिनेट है, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, इनडेफिनेट है, ये सब सारे केसेस बता सकते हैं डायरेक्ट उनकी आइगन वैल्यू से। यानी कि कोई भी जो हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो सारी की सारी एक मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट होती है, उनसे एक मैट्रिक्स मिल जाती है, हमें मिल जाती है, अभी निकाल के देखा था हमने। तो उस कोई भी मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, तो उसकी हम आइगन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, आइगन वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम आइगन वैल्यूज की जो साइन है, यानी कि पॉजिटिव आइगन वैल्यू या फिर नेगेटिव आइगन वैल्यू है,
उससे हम डायरेक्ट बता सकते हैं हमारी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो पॉजिटिव डेफिनेट है, नेगेटिव डेफिनेट है, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, वगैरह वगैरह सब बता सकते हैं। ठीक है, तो पहला केस, चलो हम ये मान लेते हैं A इज ए मैट्रिक्स एसोसिएट विद द क्वाड्रेटिक फॉर्म QX। A इज ए मैट्रिक्स एसोसिएट विद क्वाड्रेटिक फॉर्म QX। जो QX जो हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, A उसकी एसोसिएटेड मैट्रिक्स है जो हम फाइंड किया था पीछे वैसे ही। ठीक है, तो जो हमारी QX है वो सिमेट, और ये और मान लेते हैं कि आइगन वैल्यू निकालनी आती है ना, A माइनस लैम्डा आइसोमेट्रिक्स होगी, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो जीरो के इक्वल रख के, और ये इक्वेशन बनेगी n डिग्री की, और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यूज निकाल लो, वो इसकी आइगन वैल्यूज हो जाती है। और हम मान लेते हैं कि लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 से लेके लैम्डा n इसकी आइगन वैल्यूज आई है अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो यहाँ पे हम केस डिस्कस करेंगे, पहला केस पॉजिटिव डेफिनेट का। पॉजिटिव डेफिनेट, यदि सारी की सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, या फिर जीरो से नहीं, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए सारी की सारी। ठीक है, तब हम बोलते हैं हमारी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो पॉजिटिव डेफिनेट है। इफ ऑल आइगन वैल्यूज यानी कि लैम्डा आई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल आई, देन QX इज पॉजिटिव डेफिनेट। याद रहेगा, जैसे यहाँ पे हुआ था सेम वही केस है, QX ग्रेटर देन जीरो होता है पॉजिटिव डेफिनेट होती है, यहाँ पे उसकी अगर सारी की सारी आइगन वैल्यूज अगर ग्रेटर देन जीरो तो वो पॉजिटिव डेफिनेट रहती है। अब आती है पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। इनको याद करने में मुझे नहीं लगता आपको कुछ ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि इनकी जो नाम है, इनका नाम है इसी से बेस्ड है पूरा का पूरा। तो देखो, पॉजिटिव सेमी डेफिनेशन किस डेफिनेट किसको बोलेंगे, यदि कुछ आइगन वैल्यू जीरो जाए और बाकी सारी पॉजिटिव हो, एक भी अगर जीरो हो गई तो वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट के अंदर आएगी, बाकी सारी पॉजिटिव होनी चाहिए। इफ ए ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर आइदर पॉजिटिव और जीरो, आइदर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो। ठीक है, तब हम बोलते हैं हमारी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म QX है वो क्या है, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। अभी थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है, नेगेटिव डेफिनेट। तो अभी आप डायरेक्ट बता सकते हो अपने कॉमन सेंस से, अगर सारी की सारी आइगन वैल्यूज नेगेटिव हो तो, इफ ऑल आइगन वैल्यूज आर नेगेटिव। ठीक है, तब हम क्या बोलते हैं, हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या है, नेगेटिव डेफिनेट है। चलो ठीक है, सिमिलरली सेमी नेगेटिव, कुछ नेगेटिव और कुछ जीरो। if all eigenvalues of a either zero or strictly less than zero, all eigenvalues either strictly less than zero or is equal to zero। ठीक है, जीरो भी हो सकती है और लेस देन जीरो, तब हम बोलते हैं सेमी डेफिनेट है। अब आप बताओ इनडेफिनेट की क्या डेफिनेशन होगी।
डेफिनेट। तो जब आइगन वैल्यू या तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिल जाए तो भी ये इंडेफिनेट हो जाएगी, ठीक है। इफ सम आइगन वैल्यू आर पॉजिटिव एंड सम आइगन वैल्यू और some eigenvalue negative and some eigenvalues are negative, तब हम क्या बोलते हैं, हमारी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो क्या है, इनडेफिनिट है। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई, डिस्कस होगी। आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है वो अभी इसमें शायद कंप्लीट हो गया। अभी इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, तो मैं आपको अगले लेक्चर में इसमें एग्जाम्पल ही करवाऊंगा और कुछ आगे का कुछ एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज दे रखी है वो देखेंगे और फिर उसके बाद कुछ और स्टार्ट करेंगे। तो एक एग्जाम्पल है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में बना के दे रखा है, क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, और इसकी मैट्रिक्स जो है वो 3 0 0 3 0 0 0 -2 0 0 0 1। तो हमसे पूछा गया है कि ये इसकी नेचर क्या है, इसको नेचर बोलते हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव डेफिनेट है, नेगेटिव डेफिनेट है, इनडेफिनेट है, इनको नेचर बोलते हैं। तो इसकी नेचर बताइए, तो क्या बताओगे, इसकी आइगन वैल्यू निकाल लो, बस तुरंत ऐसे काम करना है। तो ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है और इसकी आइगन वैल्यूज क्या होती है, इसके डायगोनल पे जो एंट्रीज होती है वो इसकी आइगन वैल्यू होती है। लैम्डा इज इक्वल टू 3, लैम्डा 2 इज इक्वल टू -2 और लैम्डा 3 इज इक्वल टू 1। यानी कि इसकी तीनों आइगन वैल्यू, पहली 3, दूसरी -2 और तीसरी 1। अब बताओ ये क्या पॉजिटिव है, नहीं है, क्योंकि सारी की सारी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव नहीं आ रही। नेगेटिव है, नहीं है, क्योंकि सारी की सारी आइगन वैल्यूज क्या नहीं आ रही, नेगेटिव नहीं आ रही। अब देखो इसमें दो तो पॉजिटिव आ रही है आइगन वैल्यूज, एक नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, इनडेफिनिट है। तो अब तो इजीली निकाल लोगे ना, समझ में आ गया सब कुछ। बस कैलकुलेशन है, घर बैठ के आराम से इसको सोल्व कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।